अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। एज यू नो कि हमने वीक वाइज प्रेगनेंसी डिस्क्राइब करने का सिलसिला स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरी बहुत सी बहनों का उससे भला हुआ है और उनको कोई फ़ायदा पहुँचा है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस अपलोड करूँ जिससे आप लोग को कोई फ़ायदा पहुँच सके। बस आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। और आज का जो टॉपिक है वो है 34th वीक के मुतालिक। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट 34th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी हमल के 34वें हफ्ते से मुतालिक मुकम्मल मालूमात। और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको माइनर से माइनर और मेजर से मेजर जो चेंजेस वगैरह हैं वो सब डिस्क्राइब करें। तो पहले हम सबसे आपको फीलिंग्स बताते हैं कि जो इस वीक में एक औरत को दरपेश होती हैं या जो वो महसूस कर सकती है, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बहुत सी चीज़ें पिछले हफ्तों से कंटिन्यूस आ रही हैं, वो होती रहेंगी, जैसे कि कब्ज़। और 2 तरह की प्रेगनेंसी हैं, कुछ फीमेल्स को कब्ज़ रहता है और कुछ को डायरिया हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है। पेल्विक पेन यानी कि कूल्हों में दर्द, तो ऑब्वियसली जब उस पर वज़न पड़ेगा और प्रेशर होगा तो आपके कूल्हों में दर्द होगा। और वैसे भी आपका बेबी स्टेज पे अपना हेड उस पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए भी आपको वहाँ पे प्रेशर महसूस होता है। इंक्रीज्ड वेजाइनल डिस्चार्ज यानी कि रतूबत का अखराज ज़्यादा होना, तो इन जो लास्ट वीक्स हैं इसमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बैक एक यानी कि कमर दर्द, कमर में दर्द आपका वज़न बढ़ने की वजह से है और ये टेम्पररी प्रॉब्लम है और प्रेगनेंसी ओवर होते ही आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। गैस या ब्लोटिंग, अगर आपको पेट में अफारा या गैस जैसी फीलिंग हो या पेट बहुत टाइट महसूस हो, तो ये भी एक टेम्पररी चेंज है जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। इसको आप इस वीक की सिम्टम भी कह सकते हैं। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, ये तो आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी होंगी और होती रहेंगी, आखिरी वीक तक होंगी और एंड में ये लेबर में चेंज हो जाएंगी। इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम यानी कि टांगों में खिंचाव, और इसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बता चुकी हूँ। आप लोगों ने वेट नहीं करना, क्योंकि ये जब भी टांगों में दर्द होगी तो ये रुकेगी नहीं जब तक आप टांगों को स्ट्रेच नहीं देंगे। स्वेलिंग, आपके एंकल्स में, आपकी फुट में, आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया जो है नीचे टांगों वाली साइड पे, आपको किसी जगह पे भी सूजन हो सकती है। एडिमा हो सकता है, और अगर ये बहुत ज़्यादा हो तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि क्या ये प्रीक्लैम्पसिया तो नहीं है। ब्लड विजन भी इसी सिलसिले में एक कड़ी होती है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लड विजन नज़र आता है तो ये भी प्रीक्लैम्पसिया का एक सिम्टम होता है। हेमोराइड यानी कि बवासीर, तो आपका जो रेक्टम का पार्ट होता है उसमें जो वेन्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको टेम्पररी ये चेंज महसूस होता है। और इसके लिए आपको फाइब्रस फूड खानी है और बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी पीना है। इची बैली, पेट पे खारिश, तो जब तक आपके पेट पे स्ट्रेच मार्क्स बढ़ते रहेंगे और स्ट्रेच होता रहेगा पेट, तब तक आपको ये खारिश होती रहेगी और इसके लिए आपको मॉइस्चराइज़र या ऑयल का मसाज करना है। फास्ट ग्रोइंग हेयर्स, तो ये एक साइड इफ़ेक्ट नहीं बल्कि एक गुड इफ़ेक्ट है कि बालों की तेज़ी से नशोनुमा होती है, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जा रहे होते हैं, ब्लड फ्लो हेड से लेके पाँव तक अच्छा हो रहा होता है, इस वजह से आपकी ये नशोनुमा अच्छी से होती है। इंसोम्निया यानी कि सोने में दुश्वारी, तो इस स्टेज में आपको अक्सर ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको सारी रात नींद ना आए। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आप छोटी छोटी आयात पढ़ती रहें ताकि आपका अल्लाह ताला वक्त अच्छा से लेकर आए। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि छोटी छोटी सांसें आना, तो यूट्रस का साइज बड़ा होने की वजह से लंग्स को फैलने के लिए जगह कम मिलती है, जिसकी वजह से आपको छोटे छोटे सांस आते हैं। और एक आम औरत जिसको आप अभी बेली बाहर नहीं निकली तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट है उसकी सांस की आवाज़ सुन के। एनलार्ज्ड ब्रेस्ट, छाती का हुजम बढ़ जाता है क्योंकि उसमें जो वेसल्स वगैरह हैं वो प्रेपरेशन कर रही होती हैं कोलेस्ट्रम बनने की, और कुछ फीमेल जो पहले मदर बन चुकी होती हैं उनका कोलेस्ट्रम लीक होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट टाइम जो मदर्स बन रही होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, लेकिन अगर हो तो आपको इसके लिए स्वैपिंग पैड्स वगैरह रखने चाहिए। साइज ऑफ बेली यानी कि पेट का हुजम, तो इस स्टेज में जो बेबी का, फीमेल का जो पेट का हुजम है वो तकरीबन, इस औरत को अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक स्लिम स्मार्ट औरत थी, और इसका इस वीक के ऊपर कितना पेट है, इससे आप अपनी प्रेग्नेंट बेली का अंदाज़ा लगा सकती हैं।
साइज ऑफ बेबी यानी कि बच्चे का हुजम, तो ये एक वो क्वेश्चन है जो आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी क्यूरियस रहती हैं, क्योंकि आपको इंतज़ार होता है और आप इसके बारे में शौक से पूछती हैं कि क्या मेरे बेबी का साइज़ है। तो इस स्टेज में लेंथ उसकी इंचज़ में तकरीबन 17.5 होगी और सेंटीमीटर्स में तकरीबन 44.5 यानी कि 44.5 सेंटीमीटर तक होगी। और अगर हम वेट की बात करें तो ये 5 से 5.5 पाउंड्स का होगा, और अगर किलोग्राम्स में हम इसको डिस्क्राइब करें तो ये तकरीबन 2.3 टू 2.5 किलोग्राम तक होगा। तो ये तकरीबन उस रेशो तक जा रहा है जहाँ पे इसको डिलीवर होना है। यूट्रस टॉप इज़ 5.5 इंच और 14 सेंटीमीटर अबव द नेवल। तो ये साइज़ मैं आपको बताती रहूँगी, और इस स्टेज में आप अंदाज़ा लगा लें कि नेवल से 5.5 इंच ऊपर तक यूट्रस का ऊपर वाला किनारा होता है। चेंजेस इन बेबी, और बच्चे में इस स्टेज में क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। तो ये सेकंड मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है कि आप लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि बच्चे में क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं। बेबी स्किन इज़ थिकनिंग यानी कि बच्चे की जल्द मोटी हो रही होती है, और ये थ्रू आउट अगले वीक्स में होती रहेगी, क्योंकि इसकी स्किन पहले ट्रांसपेरेंट थी और उसमें से रेड कलर के ब्लड वेसल्स दिखती थी। इसकी वजह से बेबी का कलर भी अजीब सा नज़र आता था और बाद में बहुत ज़्यादा रेडिश हो गया था। अब ये पेल या जो स्किन कलर होता है उसकी तरफ इसकी टोन जाना शुरू हो गई है, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा प्रॉपर अपनी मोटाई हासिल करने में। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो अभी भी आपको इसमें वेसल्स दिख रही हैं बच्चे की, और आहिस्ता आहिस्ता ये दिखना बंद हो जाएंगी और जल्द अच्छी खासी थिक हो जाएगी। तो नेक्स्ट चेंज होता है कि ग्रोइंग नेल्स ऑफ हैंड्स एंड टोज, यानी कि हाथ और पाँव के नाखून बढ़ रहे होते हैं। और अगर इस स्टेज पे बेबी बाहर हो तो आप उसका फर्स्ट मैनिक्योर कर सकते हैं। और ये एक मज़ेदार चेंज होता है बेबी में कि उसके पाँव और हाथों दोनों के नेल्स अच्छे खासे ग्रो कर रहे होते हैं। और अक्सर जब बेबी बाहर आता है तो उसकी आप मुट्ठियाँ खोलें तो आपको अच्छे खासे बड़े नेल्स नज़र आते हैं, और फिर आप उसको कट करते हैं। तो ये कट करने के बारे में भी डिस्क्रिप्शंस में आपको बाद में दूंगी जब हम बेबी केयर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसमें हम आपको तमाम वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके बेबी को मंथ वाइज ज़रूरी है आपके लिए जानना। बेबी कैन सी हिज बॉडी पार्ट्स इन द वॉर्म। इस स्टेज में बच्चे की आंखें इतनी काम कर रही होती हैं कि वो पेट के अंदर हल्की सी रोशनी में अपने ही बॉडी पार्ट्स देख सकता है जो कुछ इंच के फासले पे हों, जैसे कि अपने हाथ देख सकता है और अपने बाजू को देख सकता है, इसी तरह अपना नाक पे भी नज़र पड़ सकती है उसकी। तो ये जो चेंजेस हैं वो इस स्टेज के ऊपर होते हैं। इसके अलावा है बेबी कैन मेक अ स्लीप शेड्यूल, यानी कि बच्चा सोने जागने की रूटीन बना सकता है। इसकी वजह यह है कि जब वो आंखें बंद करता है तब वो सोता है, और जितनी देर वो जागता रहता है उतनी देर वो अपनी आंखें खोल के रखता है। तो अगर आप उसको शोर शराबा ना हो और इस तरह का पीसफुल माहौल दें तो आप उसका अपनी मर्जी से भी शेड्यूल तैयार करवा सकती हैं, और अक्सर बच्चे वही शेड्यूल पैदा होने के बाद भी फॉलो करते हैं। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव चांस है कि आप इसको अवेल करें और अभी से बच्चे की एक रूटीन बना लें। नेक्स्ट जो चेंज स्टेज के ऊपर बेबी में आता है, आई कलर डिपेंड्स अपॉन कलर मेलानिन, यानी कि आँख की रंगत मेलानिन की मिकदार पर मुनहसर है। अब आप लोगों में से अक्सर लोग बिला वजह इस तरह की वीडियोस देखते हैं और ऐसी बातों के ऊपर बिलीव करते हैं कि फलां चीज़ आप बच्चे को खिलाएं, आप प्रेग्नेंट औरत को खिलाएं तो वो बच्चे का आंखों का कलर नीला हो जाएगा या ग्रे हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जेनेटिकली अगर बच्चे में मेलानिन की मिकदार कम जाती है तो बच्चे की आइज़ का कलर ब्लू होता है, और अगर दरमियानी जाए तो फिर ग्रे होता है, और अगर डार्क पिगमेंट जाए तो वो ब्राउनिश ब्लैक या डार्क ब्राउन होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन गई कौन सी है। बेबी इम्यून सिस्टम हैज़ बिन डेवलप्ड, यानी कि बच्चे का दिफाई निज़ाम मजबूत हो जाता है, और अगर बच्चे को स्टेज में पैदा होना पड़े तो वो अपने तमाम सिस्टम्स को बखूबी ऑपरेट कर सकता है और अपने तमाम हिस्सों को इस्तेमाल में लाकर ज़िंदगी का मुकाबला कर सकता है। तो ये एक अच्छा चेंज है बेबी में जो अब से डेवलप हो गया है। बेबी कैन स्वेलो 1 लीटर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि बच्चा तकरीबन 1 लीटर तक एमनियोटिक फ्लूइड पी जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टमक में एबिलिटी कितनी है चीज़ रखने की, और अगर वो 1 लीटर एमनियोटिक फ्लूइड पीता है तो वो उतना ही यूरिन की सूरत में डिस्चार्ज भी कर देता है। तो इस हिसाब से उसके दोनों सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहे होते हैं।
ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि अगर 34वें हफ्ते में बच्चा पैदा हो जाए तो वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही होता है और वो ज़िंदगी का मुकाबला कर सकता है। बिग किक्स और रोल ओवर यानी कि बड़ी बड़ी ठोकरें या करवटें, तो अब बच्चे की जो मूवमेंट का तरीकाकार है वो बदल जाता है। जो पहले सॉमरसॉल्ट करता था या उछल कूद करता था या राउंड जंपिंग करता था, वो अब चूँकि जगह कम रह गई है और बेबी का साइज़ बड़ा हो गया है और इस वजह से वो अब ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, तो वो या तो करवट की तरह से बदलता है अपनी जगह या फिर हल्का फुल्का मूव करता है। अल्ट्रासाउंड, अगर हम इस वीक का अल्ट्रासाउंड 3D अल्ट्रासाउंड देखें तो हम डायग्राम के ज़रिए उसके मेन नक्श देख सकते हैं, उसकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी हम देख सकते हैं। और आम जो अल्ट्रासाउंड हमारे कंट्री में होता है वो इस तरह का होता है और उसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे का हेड का पार्ट, नाक और इनके लिप्स वगैरह सब प्रॉपर नज़र आ रहे हैं। व्हाट शुड डू, यानी कि 34th वीक में एक प्रेग्नेंट औरत को क्या करना चाहिए। तो जब आप डॉक्टर के पास विजिट करें तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस होने चाहिए जो मैं आपको बताती हूँ। पहला ये है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बेबी एंड पॉसिबिलिटीज़, यानी कि बच्चे की पोजीशन है क्या। अगर तो वो ब्रीच है या वो ट्रांसफर्स है तो आपने उसके बारे में पॉसिबिलिटीज़ पूछनी है कि क्या वो अभी मूव कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या आपकी बर्थ बेबी की नॉर्मल होने के चांसेस हैं या नहीं है, और अगर ऑपरेशन होना है या जिसे आप छोटा ऑपरेशन कहते हैं वो होना है तो हर सूरत में वो आपको उससे आगाह करे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपने डॉक्टर से डिस्कस करना है अबाउट द पोजीशन ऑफ बेबी। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि एंटीरियर पोजीशन बच्चे की बेस्ट टेस्ट पोजीशन होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो अगर आपका बेबी एंटीरियर पोजीशन पे है तो वो आपके लिए एक गुड साइन है। व्हाट इज़ द प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ कैल्शियम इनटेक, यानी कि कैल्शियम कितनी मिकदार में लें। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको जो आपका बेबी ग्रो कर रहा है तो उसकी हड्डियों को और उसके दांतों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो आपको ये चाहिए कि आप ऐसी ग़िज़ा खाएं जिसके अंदर कैल्शियम मौजूद हो, और अगर आपको नहीं पता तो आप उसको सर्च करें, ब्राउज़ करें और देखेंगे किन किन चीज़ों के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होती है और उसमें से आप कौन सी चीज़ें खा सकती हैं। तो जो चीज़ें आपको सूट करती हैं वो आप ज़्यादा मिकदार में खाएं और इसके अलावा अपना डॉक्टर से मशवरा करें और पूछें कि आपको कितनी मेडिसिन की ज़रूरत है कैल्शियम की और आयरन की भी। तो होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आपको इससे ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा और आपको आपके दिमाग में जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर्स मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए, अपनी फीडबैक दीजिए, और अगर कोई आप सजेशन देना चाहें तो आप हमें वो भी दे सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो ये देखिए कि क्या आपने बेल बटन आइकन को प्रेस किया हुआ है या नहीं, क्योंकि बेल बटन आइकन को प्रेस करने से जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।